बाहर औरतों की पूजा करने वाले, अंदर पीटने वाले मर्द। एक मंदिर के नदी के सामने मनोज, उदय, राजीव, विशाल, पीयूष, शंभू अपनी अपनी पत्नियों का अमृत जल से पैर धो रहे हैं और ये खूबसूरत दृश्य देखकर मंदिर में पहुंचे भक्त। अरे ये देखिए कितनी खूबसूरत जोड़ी मंदिर में आई है। अरे ऐसे पति पत्नी आज के कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। सच कह रही हो तुम? आज तक हमारे पति ने हमारे पैरों को छुआ भी नहीं होगा और उनके पति अमृत जल से उनके पैरों को धो रहे हैं। दूसरी तरफ मनोज, उदय, राजीव, विशाल, पीयूष, शंभू अपनी अपनी पत्नियों का हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं। अब जहां मंदिर के भक्त उन सभी मर्द की तारीफ कर रहे थे, वहीं उनकी पत्नियों के माथे पर एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी नजर आ रही थी। क्या हो गया? तुम सभी इतनी घबराई हुई क्यों हो? हम लोगों ने कोई कमी छोड़ दी क्या प्यार करने में? अरे बोलती क्यों नहीं हो? अगर ऐसी मूर्ति बनकर खड़ी रहोगी तो लोग भगवान की नहीं तुम्हारी पूजा करके चले जाएंगे। अरे नहीं, ये कोई घबराहट नहीं है, बस हल्की सी थकान है। घर जाकर और भी काम है ना, इसीलिए थोड़ी उसी की चिंता हो रही थी। अरे छोड़ो काम की चिंता, ये लो प्रसाद खाओ। अब सिंघानिया परिवार के सभी स्त्री मंदिर का प्रसाद खाती हैं और फिर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर घर आती हैं। घर आते ही सभी औरत अपने अपने पति के कोट उतारने लगती हैं। आप लोग थक गए होंगे, अब आप लोग आराम कर लीजिए, तब तक हम लोग आप लोगों के लिए खाना बना देते हैं। अरे ठीक है, जल्दी जाओ और खाने में शाही पकवान बनना चाहिए हमारी पसंद का। छोटे दादाजी मेरे भी पसंद का खाना बनेगा ना? दादाजी मुझे भी अपनी पसंद का खाना खाना है। हाँ, तुम लोग चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी पसंद का भी खाना बनेगा, आखिर तुम इस घर के पुरुष हो। जाओ बहू, हमारे साथ साथ हमारे पोतों के पसंद का भी खाना बनाओ। जी पापा जी। अब घर की सभी औरतें रसोई में जाती हैं और संगीता फिर आटा गूंथती है, जानकी सब्जी काटती है, प्रीति सलबट्टे पर मसाला पीसती है, नीलम झूठे बर्तनों को धोने लगती है और काजल खड़े मसालों को कूटने लगती है। लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं। चलिए अब खाने में शाही खाना बनाना शुरू करते हैं, जैसे शाही पनीर, दाल मखनी, पूरी, सोया चाप। हाँ ठीक है, पर ध्यान रहे खाने में नमक, मिर्च, हल्दी, किसी भी चीज की मात्रा कम या ज्यादा ना हो, नहीं तो अंजाम आप जानती हो कि क्या होगा। अब डर डर कर घर की सभी औरतें खाना बनाती हैं और खाना बनाते ही नीलम, काजल, अंजलि मिलकर सारे खाने को डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। वहीं प्रीति, संगीता, जानकी अपने हाथ में शीशे की कटोरी में नींबू वाला पानी लेकर आती है और अपने अपने पति के सामने रखती हैं। आप लोग इस पानी से हाथ धो लीजिए और उसके बाद खाना खाना शुरू कीजिए। अब घर के सभी पुरुष बड़े ही ठाट बाट से एक साथ हाथ धोते हैं और फिर खाना खाना शुरू करते हैं। लेकिन खाना खाते ही उन लोगों को खाने में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है, जिससे वो खाने को मुंह से थूकने लगते हैं। ये खाना किसने बनाया है? ऐसे बनता है खाना? अरे इतना सारा नमक क्यों डाला इस खाने में? अरे सुबह के भूखे हैं हम लोग और अब 2 बजे तुमने हमें खाना दिया है और उस खाने को नमक से जहर कर दिया है। ऐसा खाना बनाकर तुम क्या हमारा बीपी बढ़ाना चाहती हो? अरे बीपी तो बढ़ गया है ऐसा खाना खाकर, और अब इसे कंट्रोल करने के लिए इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब अपने चाचा ससुर के मुंह से ये सब सुनकर घर की सभी स्त्रियां थर थर कांपने लगती हैं। नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हम अभी इस खाने को ठीक कर देते हैं। ठीक करने का समय निकल चुका है और अब तुम्हें सुधारने का समय है। राजीव, विशाल, पीयूष, शंभू अपनी पत्नी को सबक सिखाओ। अब गुस्से से राजीव, विशाल, पीयूष, शंभू डाइनिंग टेबल से उठकर अपनी अपनी पत्नियों के बाल पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल के पास लेकर आते हैं और फिर उनके हाथ को कसकर खींचते हुए टेबल पर रखते हैं और प्लेट के पास रखे कांटे वाले चम्मच को उठाकर अपनी पत्नियों के हाथ पर तेजी से घोंपना शुरू कर देते हैं और इस दर्दनाक पिटाई से उन औरतों के हाथों से खून निकलने लगता है। तुम लोगों को मंदिर में थोड़ा सा प्यार क्या कर दिया? तुम लोग तो सिर पर चढ़कर नाचने लग गई। अरे वो प्यार एक दिखावा था, भूलो मत। असल जिंदगी में तुम सभी औरतें इस घर की बेबस लाचार बहुएं हो जो हमारे इशारे पर नाचती हैं। मेरा हाथ छोड़िए, मेरे हाथों से खून आ रहा है। पीयूष मेरा हाथ छोड़ो, भगवान के लिए मेरा हाथ छोड़ दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। विशाल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे बख्श दो। सुनिए जी, आप इन्हें कहिए ना कि ये लोग रुक जाएं। छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देना ये ठीक नहीं। इन लोगों पर ज्यादा तरस दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना इनकी जगह हम तुम्हें खड़ा करके तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। अब सिंघानिया परिवार के मर्द अपनी औरतों को मार मार कर अधमरा करके वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद संगीता और जानकी अपनी चारों बहू के हाथों में मलहम पट्टी करती हैं। माँ जी आराम से कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, हमारे पति हमारे साथ ये सब क्यों करते हैं? आखिर हमारी गलती क्या है? हम दिन रात उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद भी ये बस हमें मारने पीटने के बारे में सोचते हैं। हाँ माँ जी, आखिर क्यों हमें हमारे पति दिन रात हर छोटी छोटी बातों पर पीटते हैं? बहू,
इन लोगों की खानदानी आदत है और इनके पूर्वज भी ऐसे ही थे। उनका कहना था कि मर्द जितना औरतों को अपने जूते की नोक के नीचे दबाता है, उन्हें मारता पीटता है, उतनी उनकी मर्दानगी साबित होती है। छी, शर्म आती है हमें कि हम सभी एक हैवान की पत्नियां हैं। अब रात को संगीता अपने पति के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी चूड़ियों से उसके पति के पैरों पर हल्की खरोंच लग जाती है, जिसके कारण उदय खींचकर एक लात संगीता के मुंह पर मारता है और संगीता बेड से जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर पर गहरी चोट लग जाती है। ऐसे दबाते हैं पैर दबाना भूल गई है क्या? गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दीजिए। लाइए मैं फिर से आपके पैर दबा देती हूँ। अब इसी तरह अगले दिन राजीव अपने कपड़े प्रीति के हाथ में देते हुए, प्रीति, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम फटाफट मेरी ये पैंट कमीज प्रेस कर दो। जी मैं अभी कर देती हूँ। अब प्रीति राजीव के कपड़े प्रेस करने लगती है। दूसरी तरफ विशाल अपने कमरे में सफेद कमीज पहनकर रेडी हो रहा होता है। तभी उसे अपनी कमीज पर एक काला धब्बा नजर आता है और विशाल गुस्से से अपनी कमीज लेकर नीलम के पास आता है। नीलम रसोई में खाना बना रही होती है। नीलम, ये कैसे कपड़े वॉश किए हैं तुमने? ये काला धब्बा मेरी सफेद कमीज पर कहां से लगा? जी मैंने तो सफाई से ही धोया था। हो सकता है किसी दूसरे कपड़े का रंग इस कपड़े पर लग गया हो। अच्छा, इसका मतलब तो साफ है कि तुम्हारा ध्यान कपड़े धोने पर था ही नहीं। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अब विशाल गुस्से से नीलम के बाल पकड़ते हुए उसे वॉशिंग मशीन के पास लेकर जाता है और वॉशिंग मशीन को ऑन करके नीलम का हाथ चलती मशीन में डाल देता है, जिससे नीलम की उंगलियां कटने लगती हैं। विशाल जी मेरे हाथों पर कट लग रहा है। भगवान के लिए वॉशिंग मशीन बंद कर दीजिए। तुम इसी लायक हो, और हाँ, आइंदा मेरे काम ध्यान से करना, वरना नतीजा इससे भी बुरा होगा। दूसरी तरफ प्रीति से राजीव की कमीज जल जाती है और कमीज से निकलता हुआ धुआं देखकर राजीव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुम सब एक नंबर की लापरवाह हो गई हो। तुम लोगों को रोज मार पड़ती है, उसके बाद भी तुम लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आती हो। रुको, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। नहीं बेटा, बहू से गलती हो गई है, तू उसे कुछ मत कह। वो पहले ही मानसिक रूप से बीमार है। आए दिन हमारे घर में झगड़ा, क्लेश, मारपीट होता रहता है। हो सकता है चिंता के कारण बेचारी का ध्यान इधर उधर हो गया हो। माँ, आप बीच में मत बोलिए। अब राजीव गुस्से से प्रेस उठाकर प्रीति के हाथ पर रख देता है। प्रीति ये दर्द सह नहीं पाती और वो चीखने चिल्लाने लगती है। ये क्या किया राजीव तुमने? क्या तुम्हें जरा भी तरस नहीं आती मुझ पर? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या कोई खिलौना? कठपुतली हो तुम सभी औरतें हम पुरुष की। हम जैसे चाहें वैसे नचाएंगे तुम्हें। अब कुछ देर के बाद घर के सभी पुरुष तैयार होकर गांव की पंचायत में जाकर बैठ जाते हैं, जहां गांव की औरतें उन मर्दों को देखकर कहती हैं, अरे देखो, पंचायत में प्रीति, नीलम, काजल, अंजलि के पति और उनके ससुर जी बैठे हुए। तुम्हें पता है ये लोग अपनी अपनी पत्नियों की बहुत सेवा करते हैं। हाँ, और एक हमारे पति जो दिन रात शराब पीते हैं और रात को आकर हमें मारते पीटते हैं। और मनोज, घर परिवार में सब ठीक है ना? और तुम्हारी पत्नियां कैसी हैं भाई? पूरे गांव में लोग कहते हैं कि तुम अपनी औरतों की पूजा करते हो। बाहर तो सबने तुम्हें औरतों को पूजा करते हुए ही देखा है, पर क्या घर में भी तुम वैसे ही रहते हो ना जैसे बाहर रहते हो? अरे कैसी बात कर रहे हैं मुखिया जी, औरतें देवी होती हैं और देवी की पूजा घर और बाहर दोनों जगह की जाती है। और सुनकर बहुत खुशी हुई। वैसे गांव वालों, सुन रहे हो ना? मनोज, उदय और उनके चारों बेटे अपनी पत्नियों की सेवा करते हैं। तुम लोगों को भी अपनी पत्नी की पूजा करनी चाहिए। हाँ मुखिया जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। वैसे मुखिया जी, हमें तो लगता है कि अगर पंचायत में मनोज जी का परिवार शामिल हो जाएगा तो औरतों को भी इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, सोच तो मैं यही रहा हूँ कि अब मैं अपनी मुखिया गिरी का पद मनोज और मनोज के भाई बेटे के हाथ में सौंप दूं। मनोज, तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है ना? अरे नहीं मुखिया जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो कब से इस पद को संभालना चाहता हूँ। मैं, मेरा भाई और मेरे चारों बेटे, हम सब मिलकर इस पद को बड़ी ही खूबसूरती से संभालेंगे और औरतों को उनकी इज्जत भी दिलवाएंगे। ये सुनकर गांव की सभी औरतें तेज तेज तालियां बजाती हैं और खुशी से झूम उठती हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन उदय, कल तुम सभी औरतें अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि कल हम लोग तुम लोगों को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में लेकर जा रहे हैं, जहां पर हमारे कुछ फ्रेंड्स आएंगे जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। और हाँ, खबरदार, जो अपने चेहरे पर जरा भी मायूसी दिखाई तो तुम्हें वहां ऐसे दिखाना है कि तुम बहुत खुश हो। समझ आई बात की नहीं? समझ गए पापा जी। अब अगले दिन घर की सभी औरतें तैयार होकर अपने अपने पति के साथ एक 5 स्टार होटल में जाती हैं, जहां पर राजीव, शंभू, विशाल, पीयूष और मनोज, उदय खाने की टेबल पर से कुर्सी को पीछे करते हैं और हाथ पकड़कर अपनी अपनी पत्नियों को वहां पर बिठाते हैं। ये देखकर उनके फ्रेंड्स, अरे आप तो अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ,
सही कहा। वैसे इसी तरह से हर पुरुष को अपनी औरत की इज्जत करनी चाहिए। जी हमारा भी यही मानना है, और पत्नियां तो होती ही हैं प्यार और इज्जत करने के लिए। सही कहा। अच्छा, बहुत बातें हो गई, चलो अब खाना भी मंगवाते हैं। अब उदय खाना ऑर्डर करता है, जिसके बाद मनोज और उदय के बेटे राजीव, विशाल, पीयूष, शंभू बड़ी ही खूबसूरती से अपने हाथों से खाना अपनी अपनी पत्नियों को खिलाते हैं। नीलम, खाना कैसा लग रहा है? स्वाद तो अच्छा है ना? वैसे अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं कुछ और मंगवा दूं? अंजलि बेबी, खाना कैसा है? प्रीति, तुम्हें ये खाना कैसा लगा? सब ठीक तो है ना? अच्छा, ये स्वीट्स खाओ ना। अरे बोलो ना, खाना कैसा है? अब घबराती हुए सभी औरतें कहती हैं, जी खाना बहुत अच्छा है, और आपके हाथ से तो इस खाने का स्वाद दुगना बढ़ गया है। आप लोग भी खाना खाइए ना। अरे पहले घर की लक्ष्मी खाना खाएंगी तभी तो हम खाना खाएंगे ना। वाह भाई, क्या विचार है आप लोगों के। ये सब सुनकर मन खुश हो गया। ऐसा परिवार तो आज के कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है कि तभी काजल के हाथ से खाना शंभू के पैंट पर गिर जाता है। दूसरी तरफ काजल झूठा दिखावा करते करते इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि पानी का गिलास वो अपने पति पीयूष के ऊपर गिरा देती है। क्या कर रही हो अंजलि? ध्यान से खाना खाओ ना। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से खाना खा लो। और तुमने भी यह पानी मेरे ऊपर ही गिरा दिया। कोई नहीं, ये नैपकिन लो और अपना मुंह साफ करो। अरे बाप रे बाप, लोगों को जरा भी गुस्सा नहीं आया। जी नहीं। बढ़िया है। वैसे मुखिया जी ने कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपका परिवार पंचायत के पद को संभाले। और अब आपसे और आपके परिवार से मिलकर मुझे भी अच्छा लगता है कि आप जैसा समझदार संस्कारी परिवार ही पंचायत के पद को संभालने के योग्य है। अब कुछ देर बाद मनोज, उदय, राजीव, विशाल, शंभू, पीयूष अपनी अपनी पत्नियों के घर आते हैं। अब घर की सभी औरतें अपने अपने कमरे में आराम करने जा रही होती हैं कि तभी घर के मर्द उन्हें रोकते हुए, रुक जाओ, काजल कहाँ जा रही हो? जी वो थोड़ा आराम करने जा रही थी। ओ, तुमने सोच भी कैसे लिया इतनी आसानी से हम लोग तुम्हें आराम करने देंगे? और हाँ, अभी तो तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा भी मिलनी है, वो भी नहीं मिली। अरे क्या जरूरत थी रेस्टोरेंट में हमारे ऊपर खाने के वहां पानी गिराने की? मुझे तो लगता है रेस्टोरेंट में हम लोगों ने इनकी थोड़ी सी सेवा क्या कर दी। ये लोग तो खुद को सच में देवी मानकर बैठ गई। चलो फौरन तुम चारों की चारों यहाँ पर आओ। बेटा जाने देना, वो सब गलती से हुआ था। संगीता इतना बोलती है कि तभी उदय खींचकर एक चांटा संगीता के गाल पर लगाता है। तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा? चले जाओ यहाँ से। अब घबराती हुई चारों औरतें अपने अपने मर्द के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उनके माथे से पसीना टपक रहा होता है कि न जाने अब किस तरीके से उनके पति उनको पीटने वाले हैं। वो इतना सोचती ही हैं कि तभी राजीव उन चारों के सिर पर कांच का गिलास रखता है। चलो तुम चारों की चारों अपनी एक एक टांग मोड़कर अपने सिर पर यह कांच का गिलास लेकर खड़ी रहो, और हाँ, अगर जरा से भी ये कांच का गिलास लुढ़का तो तुम लोगों की खैर नहीं। बेटा ये क्या कह रहा है तू? थोड़ी तो दया दिखा अपनी पत्नियों के ऊपर। जानकी, तुम हर बार मेरे बेटों के काम के बीच में मत आया करो, और भूलो मत कि तुम भी इन चीजों से गुजरी हो। अब घर की चारों बहू एक टांग मोड़कर सिर पर कांच का गिलास लिए खड़ी हो जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनका शरीर थकने लगता है और बदन तेजी से कांपने लगता है, जिससे उनका सिर पर रखा गिलास अब हल्का हल्का डगमगाने लगता है। और न चाहते हुए भी नीलम के सिर से कांच का गिलास गिर जाता है, और गिलास के टूटते ही चारों मर्द अपनी कमर से बेल्ट खोलकर बेतहाशा अपनी पत्नी के बदन पर तेजी से मारने लगते हैं। और देखते ही देखते घर की सभी औरतों के बदन पर लाल लाल गहरे जख्म के निशान पड़ जाते हैं। मांस छिलने लगता है और उनके पति अब भी बेरहमी से उन्हें पीट रहे होते हैं। अब बताओ, अब गिराओगी कभी हमारे कपड़ों पर खाना? अपने आप को 1 मिनट में महारानी समझ लिया था ना हमारे रेस्टोरेंट में। मेरे भी कपड़े गंदे कर दिए था, पता नहीं अपने आप को समझ क्या बैठी थी। ये औरतें बताओ दोबारा करोगी ऐसी गलती? अब सभी औरतें हाथ जोड़कर अपने अपने मर्द से गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे छोड़ दो अब, और कितना मारोगे पीटोगे अपनी पत्नी को? अरे कैसे मर दो तुम लोग? अब क्या मार मार कर इन्हें जान से ही मार दोगे? अब संगीता के कहने पर सभी मर्द रुकते हैं और अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए कहते हैं, हमारे आगे हमेशा झुककर रहना। हमसे ऊपर उठने की कोशिश की ना तो मक्खी की तरह मसल कर फेंक देंगे। अब इतना कहकर वो सारे मर्द वहां से चले जाते हैं और अपने कमरे में आराम करते हैं। वहीं घर की औरतें दर्द से बिलखती हैं, रोती रहती हैं और सास उनके जख्मों पर मलहम लगाती है। माँ जी रहने दीजिए, अब इन जख्मों के साथ जीने की आदत हो गई है, और
अब ये मलहम हमारे शरीर पर कोई असर नहीं करता। ये सुनकर संगीता और जानकी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बहू हमें माफ कर दो, हम लोग भी मजबूर हैं, जिसके कारण हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। अरे ऐसी सास होने से तो अच्छा होता कि तुम्हारी कोई सास ही नहीं होती। माँ जी, इसमें आप लोगों की क्या गलती है? अरे गलती तो उन पूर्वजों की है जिन्होंने इनके दिलो दिमाग में गंदगी भरी कि औरतों को मारना पीटना ही मर्दों की असली मर्दानगी है, और इन दिनों से तो आप भी गुजरी हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक सुबह फिर से सिंघानिया परिवार के मर्द अपनी पत्नियों के बाल नोच नोच कर मार रहे होते हैं कि तभी मनोज के पास एक फोन आता है, मुखिया का फोन। हेलो, अरे मैं मुखिया बात कर रहा हूँ, आप मनोज ही बोल रहे हो? हाँ मुखिया जी, मैं ही बात कर रहा हूँ। बताइए क्या बात हो गई? आज सुबह सुबह आपने मुझे फोन क्यों किया है? कोई काम था क्या? हाँ मनोज जी, ये बात ये है कि पंचायत की रैली निकलने वाली है कुछ ही दिनों में, तो मैं चाहता हूँ कि रैली निकालने से पहले तुम अपनी पत्नियों के साथ पंचायत में आ जाओ, लोगों से मिलो, उनसे बात करो। इससे लोग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जानेंगे और उससे उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं अभी कुछ देर में अपने पूरे परिवार के साथ पंचायत में हाजिर होता हूँ। अब फोन रखकर मनोज, अरे शांत हो जाओ तुम सबके सब, और अपनी अपनी पत्नी को मारना बंद करो, और तुम सभी औरतें जाकर तैयार हो जाओ, हमें पंचायत में जाना है। और खबरदार जो वहां पर अपने मर्द की बुराई की, तो हम तुम्हारे पति परमेश्वर हैं और तुम समाज के लिए हमारी देवी हो, और कृपया करके देवी बन के ही रहना, वरना घर आकर हम तुम्हें अपना ऐसा रावण रूप दिखाएंगे जो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। अब ये सुनकर सभी औरतें डर और सहम सी जाती हैं और अपने अपने कमरे में जाकर अपने अपने जख्मों को मेकअप से ढकने लगती हैं। अब घर के अंदर अपनी औरतों को पीटने वाले मर्द अपनी औरतों को सजाकर घर के बाहर लेकर आते हैं और पंचायत में उनके साथ बैठते हैं। अरे आप लोग कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? यहाँ स्टेज पर आइए और माइक पर भाषण दीजिए। अब सिंघानिया परिवार के पुरुष मुखिया की बात सुनकर अपनी अपनी औरतों का हाथ पकड़कर भाषण स्थल पर लेकर आते हैं, जिसे देखकर मुखिया कहता है, क्या बात है मनोज जी, मैंने आपको भाषण देने के लिए बुलाया था और आप हाथ पकड़कर अपनी अपनी औरतों को भी यहाँ लेकर आ रहे हैं। इससे साफ साबित होता है कि आपकी नजरों में औरत और पुरुष को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। आप चाहते हैं कि औरतें भी कंधा से कंधा मिलाकर मर्दों के साथ खड़ी रहें। जी बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। औरतें दबाने की चीज नहीं है कि हम उसको हमेशा अपने से नीचे रखें, और औरत जब तक पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है तब तक देश का विकास होता रहेगा। अब ये सब सुनकर गांव के लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। सिंघानिया परिवार के मर्दों का ये विचार उन्हें बहुत पसंद आता है। अरे आप सभी औरतें कितनी भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे मर्दों का साथ मिला। आपके पति तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की पूजा करते हैं। आशा करती हूँ घर के बाहर के साथ साथ घर के अंदर भी ये लोग आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे। अरे आप सभी चुप क्यों हैं? आप लोग बोलिए ना, क्या ये लोग घर के अंदर भी आपसे ऐसे ही प्यार करते हैं? अब ये सब सुनकर सिंघानिया परिवार की सभी औरतें कुछ मिनट के लिए चुप रह जाती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब मायूसी छा जाती है, लेकिन इतने में उनके मर्द उनकी कलाइयों को मरोड़ते हुए कहते हैं, अरे तुम लोग चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इन औरतों को कुछ बोलोगी नहीं? अरे मूर्ति बनकर खड़े रहने के लिए यहाँ लेकर नहीं आए हैं हम। इन औरतों को बातों को जवाब दो। अब सिंघानिया परिवार की औरतें घबराते हुए कहती हैं, जी, हम लोगों के मर्द हमसे घर के बाहर और घर के अंदर ऐसे ही प्यार करते, जैसे मानो वो हमारी पूजा करते हैं। अब अपने मर्दों की झूठी तारीफ करते करते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देखकर मुखिया घबराते हुए कहता है, अरे आप सभी औरतों की आंखों में ये आंसू क्यों हैं भाई? आप लोग भीतर से ठीक तो है ना, या कोई बात है? आप लोग कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? अब मुखिया इतना कहता ही है कि तभी सिंघानिया परिवार के मर्द अपनी औरतों के पैरों को चुपके से अपने अपने जूतों के नीचे कुचलने लगते हैं, और वो सभी औरतें अंदर ही अंदर उस दर्द को सहन करती हुई घबरा कर कहती हैं, नहीं नहीं, हम सभी औरतें ठीक है, ये तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि अब कुछ समय बाद हमारे पति मुखिया के पद पर बैठने वाले हैं। अब इसी तरह थोड़ी देर और भाषण चलता है। उसके बाद सिंघानिया परिवार पंचायत से अपने घर आ जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद सिंघानिया परिवार के मर्द शांति से नहीं बैठते। वो अपनी औरतों के बालों को खींचते हुए कहते हैं, अरे क्या जरूरत थी तुम औरतों को पंचायत में भाषण के बीच में रोने की? तुम साबित क्या करना चाहती थी वहां पर? इन लोगों के रोने की वजह से मुखिया को एक पल को हमारे ऊपर शक हो गया था। उसके सवाल सुन रहे थे कुछ तुम लोग? अरे इन लोगों के रोने की वजह से गांव के लोगों को हम पर शक हो सकता था और हमारी मुखिया बनने की भी कोशिश नाकाम हो सकती थी। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत शौक है ना इन्हें रोने का। असली आंसू अब हम लेकर आएंगे इनकी आंखों में। अब गुस्से से पीयूष रसोई में जाता है और
मिर्ची का डिब्बा रसोई से उठाकर हॉल में लेकर आता है। भाई ये लो मिर्ची का डिब्बा, झोंको इनकी आंखों में, असली आंसू तब निकलेंगे इनके। एकदम सही कह रहे हो मेरे बेटे, इनको ऐसे ही तड़पाओ। अरे आप ये क्या कह रहे हैं, ये लाल मिर्च है, इससे इनकी आंखें फूट जाएंगी। अब जानकी बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दरिंदे बेटे मुट्ठी भर भर कर मिर्ची उठाते हैं और अपनी पत्नियों की आंखों में फेंकने लगते हैं। बचाओ मम्मा, मेरी आंखें, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, हमारी आंखों में जलन हो रही है। माँ मेरी आंखें, रुक जाइए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए, हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए, अब हमारी आंखों से कभी आंसू नहीं आएंगे। हाँ सही कहा, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए, उसके बाद आप हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार कीजिए, कितना भी मारिए पीटिए, लेकिन हमारी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। अब अपनी मम्मी को हर दिन पिटता देखकर पिंटू और रोहन अपने पिता से, पापा आप हर बार मम्मी को हर छोटी छोटी बात पर ऐसे मारते क्यों हो? बाहर तो सब ऐसा कहते कि आप हमारी मम्मी की पूजा करते हो, लेकिन घर में तो आप ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ पापा, आप बाहर तो मम्मी को प्यार करते, लेकिन फिर घर में आप उन्हें बहुत मारते। आप ऐसा क्यों करते पापा? देखिए मम्मी रो रही हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए ना। बेटा ये सब देखकर तू कमजोर मत बन, बल्कि मर्द बन, मर्द, क्योंकि मर्द की असली पहचान औरतों को मारना और पीटना ही है। तुझे भी ये सब करना है बड़े होकर। यह सुनकर 6 साल का रोहन खींचकर एक चांटा अपनी मम्मी के गाल पर मारता है। पापा देखो, मैंने मम्मी को थप्पड़ मारा, मैंने बिल्कुल सही किया ना, मैं भी आपकी तरह बन रहा हूँ ना। तभी पीछे से उसके छोटे दादा कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक किया पोता तूने, अभी से आदत डाल ले औरतों को पीटने की, तभी औरतें तेरी मुट्ठी में रहेंगी। अब जहां घर के पुरुष नामर्दों वाली हरकत करके खुश हो रहे होते हैं, वहीं औरतें अपने छोटे छोटे बेटों के हाथ से पिटकर अंदर ही अंदर टूट रही होती हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गांव में मुखिया की बेटी आती है, जो शहर में विमेन सेफ्टी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी कर रही होती है। अरे बेटिया, तू शहर से गांव क्या करने आई है? कुछ नहीं पिताजी, सोचा शहर की वुमेन सेफ्टी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा गांव की औरतों की सेफ्टी भी की जाए, इसीलिए आपके पंचायत की कुर्सी को संभालने आ गई। अरे बिटिया, मैं तो अब पंचायत पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, और गांव का एक सिंघानिया परिवार है जो बहुत संस्कारी है और औरतों की इज्जत करता है, इसलिए उस परिवार के मर्दों को अब मैं इस पद पर बिठाना चाहता हूँ। अरे इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब कोई नया इंसान इस पद को संभालने जा रहा है तो उस शख्स से मेरा मिलना तो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, तू समझदार है बिटिया, तू जा मिल, यहीं पास में ही है घर उनका। अब राधिका अगले ही दिन सिंघानिया परिवार के घर पर आती है। सिंघानिया परिवार के घर का दरवाजा खुला होता है और दरवाजे पर खड़ी राधिका सिंघानिया परिवार के मर्दों को औरतों को मारते पीटते हुए देखती है, और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उस वक्त राधिका चुपचाप वहां से चली जाती है और अगले दिन वो पूरी इंक्वायरी के साथ उस घर के मर्दों के गैर मौजूदगी में हाजिर होती है। अरे बेटी तुम कौन हो? आज से पहले तुम्हें गांव में कभी नहीं देखा। माँ जी, मैं मुखिया जी की बेटी हूँ और शुरू से शहर में रहकर वुमेन सेफ्टी डिपार्टमेंट में जॉब कर रही थी, लेकिन अब मैं गांव की औरतों की सेफ्टी करने यहाँ आई हूँ। और सबसे पहले मैं आपके घर ही आई थी और कल मैंने अपनी आंखों से देखा इस घर में इन औरतों के ऊपर वो मर्द कितना अत्याचार कर रहे थे। और अफसोस की बात यह है कि आप सभी औरतें चुपचाप उस दर्द को सह रही थी, और अब आपकी खामोशी उनको पंचायत का पद दिलवाने जा रही है। आप जानती है अगर उन्हें ये पद मिल गया तो लोगों का कितना नुकसान होगा। अरे कौन हो तुम? चली जाओ यहाँ से। अगर हमारे पति को पता चला कि हमने तुम्हारी मदद दी है तो वो हमारे साथ और बुरा करेंगे, इतना बुरा कि शायद अब हमसे बर्दाश्त भी ना हो पाए। अब इतना कहकर वो चारों औरतें फूट फूट कर रोने लगती हैं। ये देखकर राधिका बेबस होकर चुपचाप वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सिंघानिया परिवार के मर्द गांव में घूम घूम कर रैली निकाल रहे होते हैं। लोगों की भीड़ उनके ऊपर फूल फेंक रहे होते हैं तो कुछ फूलों की माला उन्हें पहना रहे होते हैं। अरे भाई मनोज जी, आप लोगों को रैली में देखकर बहुत खुशी हुई। जल्दी जल्दी लोगों के दिलों में राज कीजिएगा और मुखिया के पद पर बैठिए। हाँ हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग मुखिया बने और गांव की बहू बेटी को इज्जत दिलवाएं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और सिंघानिया परिवार के मर्द बाहर तो देवता और घर में रावण का किरदार निभा रहे होते हैं। और अब देखते ही देखते मुखिया के चुनाव का दिन आता है, जहां सिंघानिया परिवार के मर्द अपनी पत्नियों से, तुम सभी औरतें तैयार हो जाओ, आज मुखिया का चुनाव है। गांव के हजारों लोग पंचायत में आएंगे, तुम्हें वहां पर हमारी तारीफ करनी है, जिससे गांव के लोग हमारी तारीफ करें और हमें मुखिया का चुनाव जिताएं। सुनाई दे रहा है कि नहीं? और अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही हो? मार खाना चाहती हो क्या तुम सभी औरतें? अब सभी औरतें घबराते हुए अपने सिर को हिलाते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, हम सब समझ गए हमें क्या और कैसे बोलना है।
अब अगले दिन सिंघानिया परिवार की बहुएं तैयार होकर अपने पति के साथ मुखिया के चुनाव में शामिल होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर होता है, घबराहट होती है जो दूर खड़ी राधिका देख रही होती है। दूसरी तरफ गांव की अन्य औरतें भी पंचायत में शामिल होती हैं जो मुखिया को वोट करने आती हैं। आप सभी लोगों का मुखिया के चुनाव पंचायत में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कौन कौन हैं वो लोग जो चाहते हैं कि सिंघानिया परिवार का मर्द मुखिया के पद पर बैठे। अब ये सुनकर गांव के सभी स्त्री पुरुष खुशी से अपना हाथ उठाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं और फूल फेंकते हैं। क्या बात है मनोज, भाई तुम्हारा तो पूरा गांव दीवाना है। आओ अब स्टेज पर आओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें मुखिया के पद पर बिठाना चाहता हूँ। अब सिंघानिया परिवार अपनी अपनी पत्नियों के साथ स्टेज पर आने के लिए खड़े होते हैं कि तभी मुखिया की बेटी राधिका कहती है, रुकिए पिताजी, इनको स्टेज पर बुलाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। पर क्या बेटी, क्या दिखाना है तुझे? कुछ सच जिससे ये पूरा गांव अनजान है पिताजी। अब राधिका स्टेज पर एक बड़ा सफेद पर्दा टांगती है और नीचे प्रोजेक्टर लगाकर उसके अंदर एक पेन ड्राइव लगाती है और रिमोट से उसे ऑन करती है। इस प्रोजेक्टर ऑन होते ही पर्दे पर सिंघानिया मर्द के काले करतूत गांव वालों के सामने दिखने लगती हैं। वो कैसे कैसे अपनी औरतों पर तमाचे लगा रहे हैं, कैसे उनके बाल खींच रहे हैं और कैसे उनको बेल्ट से दिन रात मार रहे हैं। अब ये दर्दनाक दृश्य देखकर गांव की औरतें तो घबराती ही हैं, साथ में सिंघानिया परिवार की औरतें भी थर थर कांपने लगती हैं। अब कुछ देर बाद वीडियो समाप्त हो जाती है। गांव के लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। अरे ये सब क्या बकवास है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। ये कोई साजिश नहीं है, देखिए पिताजी, ये है सिंघानिया परिवार के मर्द की असली सच्चाई। ये वो मर्द हैं जो घर के बाहर तो औरतों की पूजा करते हैं, लेकिन घर के अंदर उन्हें दरिंदों की तरह पीटते हैं। हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मर्द ऐसे हैं और मैं ऐसे मर्दों को मुखिया के पद पर बिठाने वाला था। अब गुस्से में सिंघानिया परिवार के मर्द पंचायत में ही अपनी पत्नियों के ऊपर हाथ उठाते हुए कहते हैं, ये सब तुम सब औरतों ने मिलकर किया है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अब तमाचा जब तक प्रीति के गाल पर पड़ता है, जानकी और संगीता राजीव का हाथ झटकते हुए कहती हैं, रुक जा राजीव, ये तेरी पत्नी नहीं बल्कि मैंने और जानकी ने मिलकर किया है। संगीता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और तुम औरतें तो इतनी लाचार थी, तुम्हारे बस की तो नहीं है ये सब करना। आखिर किसका साथ लिया तुमने? तभी राधिका कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये औरतें तो लाचार ही थी और आपकी पत्नी ने तो हिम्मत ही छोड़ दी थी अपने पक्ष में बोलने की, लेकिन इनकी सास ने मेरा साथ दिया। और मैं जो वुमेन सेफ्टी डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ, मैंने अपने हाथों से आपके घर में कैमरा फिट किया और सारी चीज रिकॉर्ड की ताकि तुम सबका सच में गाँव की औरतों और पुरुषों के सामने लेकर आ सकूं। अब राधिका ये सुनकर गांव के लोग अब जिन कुर्सी पर बैठे होते हैं वही कुर्सी उठाकर सिंघानिया परिवार के मर्दों को मारने लगते हैं। तो वहीं कुछ लोग पत्थर चलाने लगते हैं, जिससे सिंघानिया परिवार के पुरुष जख्मी होने लगते हैं। तभी उनकी सभी पत्नी अपने अपने पतियों के सामने आकर खड़ी होकर कहती हैं, देखिए मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अगर आपको हमारे पति को मुखिया के पद पर नहीं बिठाना है तो मत बिठाइए, लेकिन उन्हें मार मार कर जख्मी मत कीजिए। हाँ, उन्हें छोड़ दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ये जैसे भी हैं हमारे पति परमेश्वर हैं। अब सिंघानिया परिवार की औरतें जो अपने पतियों से दिन रात पीटती थीं, वो आज अपने पति के लिए लड़ रही थी। ये देखकर उनके पति शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और उन्हें आज पहली बार शर्मिंदगी महसूस होती है। आखिर तुम लोग क्यों हमारा साथ दे रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारे दरिंदे पति पिट रहे हैं जो तुम्हें पीटते थे। मुझे तो शर्म आ रही है, जिन औरतों को दिन रात हमने पीटा मारा, आज वही औरतें हमारी हिफाजत के लिए हमारे सामने खड़ी हैं। अरे शर्म करो कि तुम्हें देवी जैसी पत्नी मिली थी, लेकिन तुमने उसकी हालत बद से बदतर कर दी। अब मुखिया की बात सुनकर सिंघानिया परिवार के सभी मर्द हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर अपनी पत्नियों से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें तुम लोग माफ कर दो, हम लोग तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। आज हमें ये मुखिया का पद नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। भगवान के लिए हमें माफ कर दो, हम जानते हैं कि हम माफी के काबिल नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दे दो। अब हम सुधरना चाहते हैं और तुम्हें सच में लक्ष्मी की तरह पूजना चाहते हैं। अब अपने पति को ऐसे शर्मिंदा होता देखकर सिंघानिया परिवार की सभी औरतें अपने पति को माफ करती हैं और उन्हें उठाकर गले से लगाकर कहती हैं, आप हमसे माफी मत मांगिए, आप जैसे भी हैं हमारे पति परमेश्वर हैं, हमने आपको माफ किया। अब इस हादसे के बाद सिंघानिया परिवार के मर्दों को मुखिया का पद तो नहीं मिलता, लेकिन अपनी पत्नियों का प्यार मिल जाता है और वो अपनी पत्नियों के साथ प्यार से रहने लगते हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी।